नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त नितिन शर्मा। जिस प्रकार से कॉरिडोर टाइम्स लगातार आपको जन मुद्दे, जन खबरें आपको दिखाता रहता है, और आपका पता ही होगा कि हमारा जो स्लोगन है, सच छुपता नहीं और झुकता नहीं, और सच दिखाना हमारा काम है। तो वहीं अगर बात करें तो लगातार परवीन थापा जी लालडंग चिल्लर खाल मार्ग को लेके 11 से 12 दिन की कोटद्वार से पैदल यात्रा करके दिल्ली गए थे, और 1.5 माह उन्होंने वहां धरना दिया था। और आज कोटद्वार पहुंचने के बाद उन्होंने, आज भी उनका चौथा दिन था, चौथे दिन भी उनका लगातार धरना जारी है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, लगातार जो वहां की महिलाएं हैं और पुरुष समाज जो है हमारा, वो लगातार उनको समर्थन दे रहा है। उसी को लेके जो लालडंग चिल्लर खाल मार्ग था, उसी को लेकर आज हमने बात करी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कोटद्वार से ही विधायक रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सीधा उनसे ही बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है लालडंग चिल्लर खाल मार्ग को लेकर। देखिए, लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग एक बहुत ही ऐतिहासिक मोटर मार्ग है उत्तराखंड के प्रवेश में। और जहाँ तक दोनों मंडलों को जोड़ने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण रोड तो है ही है। दूसरे मायने में इसको ये भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की लाइफ लाइन है। सभी प्रदेश जब जब भी नए प्रदेश बने हैं तो उन प्रदेशों में उनकी अपनी बाउंड्री के अंदर जो है रोड्स हुआ करती हैं उन तमाम मंडलों को जोड़ने वाली। क्योंकि उत्तराखंड में मात्र 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में राजधानी है और हाई कोर्ट जो है कुमाऊं मंडल में है। तो स्वाभाविक रूप से इसको जोड़ना जो है उत्तराखंड सरकार की बिल्कुल प्रायोरिटी में आता है और इसको बनना चाहिए, ये हमारा मत है। देखिए, जब तक ये मोटर मार्ग फॉरेस्ट का था तो आपको याद होगा कि 80 से पहले इस मोटर मार्ग पर काम हुआ था और ये डामरीकृत था। और 80 के बाद क्योंकि उन तमाम मोटर मार्गों पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लग गया, वन संरक्षण अधिनियम के तहत तमाम सड़कें आई जो वन विभाग के अंतर्गत यानी जंगलों से होकर गुजरती थी। तो ऐसे में कुछ प्रावधान किए गए और कुछ सख्ती भी ज़रूरत से ज़्यादा की गई। जब हमारी सरकार लगातार ये सड़क बनती थी, बरसात के बाद उसमें मिट्टी भरान होता था, जहाँ पर गड्ढे हो जाते थे उसको भर लिया जाता था और यातायात के लिए खोल दिया जाता था। और यहाँ तक कि उस समय कोई टैक्स भी इस पर नहीं लगाया जाता था जब तक ये फॉरेस्ट के अधीन थी, और जब तक फॉरेस्ट के रोडों में इस प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं था। धीरे धीरे ये हुआ कि इसको मेंटेन करने के लिए कुछ टैक्स लगाए जाएँ उन गाड़ियों पे जो कि कॉमर्शियल वाहन होते हैं। तो उसके माध्यम से इन पे रिपेयर का काम होता था, क्योंकि बरसात आती थी, बहुत सारे उसमें जो है नदी नाले हैं और बहुत कुछ उसमें टूट फूट हो जाती थी। तो 2000 में जब नया ये हमारा उत्तराखंड बना तो 2000 में पहली चुनी हुई सरकार आई। हमारी प्रायोरिटी थी, पंडित नरेंद्र दास तिवारी जी की सरकार थी, और हमने इस बार उस बात को लेकर कि इन दोनों मंडलों को जोड़ने वाली जो हरिद्वार से लेके चिल्लरखाल, लालढांग, कोटद्वार, कालागढ़, रामनगर मोटर मार्ग को बनाया जाना चाहिए, इस पर काम प्रारंभ किया गया। इसमें जो 2 फेजेज में ये रोड बनी, हालांकि रोड एक है, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइंस ये थी कि रोड अगर एक है तो उसमें आपको पूरी रोड पर एक ही नियम से काम करना होगा। और हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा, कोटद्वार से लेके लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग, और दूसरा मार्ग कोटद्वार से कालागढ़ और रामनगर मोटर मार्ग के रूप में हमने इसको विकसित करने का प्रयास किया। हमने यहाँ से लेके कालागढ़ तक जो है 24 किलोमीटर मोटर मार्ग पक्का किया। उधर लालढांग से लेके और रामनगर तक, वहाँ भी एक लालढांग है, उसको भी पक्का किया। बीच में बफर जोन था, उसमें बहुत सारे स्थान थे जहाँ पे काउजवे थे, उनको सीमेंट कंक्रीट बनाया, दोनों तरफ से ट्रैप लगाया। और इस रोड के लिए जो लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग है, इसके लिए प्रथम फेज़ का पैसा हमने 2003 में उपलब्ध कराया, जो 91 लाख रुपए था। इस पैसे से उन तमाम गतिविधियों को किया जाना था कि ताकि इसमें रोड का कार्य संपन्न हो सके। यानी कि भूमि अधिग्रहण का मामला, आपका तमाम अगर पेड़ आ रहे हैं तो उसका कंपेंसेशन, या भूमि के बदले भूमि दी जानी है तो उसके लिए वो पैसा उपलब्ध कराया गया। और जब ये कार्रवाई प्रारंभ हुई तो इसमें काम प्रारंभ हो गया 91 लाख से। 2003, 4, 4, 5 में
फिर ये हुआ कि जब ये कहा गया कि आप इसमें डामर नहीं करेंगे, तो डामर का मतलब होता है जो हॉट मिक्स प्लांट जिस समय सड़कें बन रही हैं जिसको ब्लैक कोटेड कहते हैं, उसके लिए जब मना हो गया तो फिर हमने कहा कैसे बन सकती है ये रोड। तो उस समय पूरे भारत के अंदर एक EPI कंपनी थी, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया ऑफ जो है प्राइवेट लिमिटेड। ये भारत सरकार की उन तमाम सड़कों को बनाती थी जो जंगल के अधीन हुआ करती थी और उन मानकों से का पालन करती थी जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी। तो उसको हायर किया गया, उसके लिए अनुबंध किया गया, बाउंड कर लिया गया और 278 लाख रुपए की स्वीकृति यानी DPR बनाकर स्वीकृति प्रदान कर दी गई। स्वीकृति प्रदान होने के बाद काम प्रारंभ हो गया। अगर आपको याद होगा, लालढांग के बैरियर से लेके इधर जो है काम भी हुआ और इस कम से 10-10 फुट जो गहरी नीचे वहाँ पर एक नहर थी उसको प्रोटेक्ट करते हुए उसको लेबल किया गया और आगे का प्लेंटेबल प्रारंभ हो गया। इधर जो है 2005-06 में जब इस पे कार्रवाई हुई तो जब 278 लाख रुपए की जो धनराशि स्वीकृत की, इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें अकेली सिंगल रोड कोटद्वार की नहीं थी। इसमें पनियाली जो हमारा डिग्री कॉलेज है उससे होकर मवाकोट से कलाल घाटी कर्णाश्रम होते हुए कलाल घाटी मोटर मार्ग सम्मिलित था। वो 8 किलोमीटर का था और जो लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग था जो है करीब 13 किलोमीटर का था। तो उसके लिए 278 लाख रुपए स्वीकृत हुआ और इस सड़क के लिए भी 8 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान हुई। लेकिन इसी बीच में 2007 मार्च में जब इस पर काम चल रहा था, मार्च 2007 में सत्ता परिवर्तन हो गई, यानी कांग्रेस की सरकार हट गई और बीजेपी की सरकार आ गई। 2007 अप्रैल में मई में क्या हुआ कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि न जाने किन कारणों से एक आदेश हुआ कि आप इस सड़क को नहीं बनाएंगे। मौखिक रूप से इसका आदेश है, तारीख भी नियत है, अगर आप चाहेंगे तो देंगे और मैंने इसको दिखा भी चुका हूँ। फिर उन्होंने कहा कि साहब हमने पैसा इस पर खर्च कर दिया, EPI कंपनी वालों ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि आप या तो हमें लिखित दे दिए। तो फिर एक बाकायदा 9वें महीने में एक शासनादेश हुआ जिसकी कॉपी आपको शायद मिली होगी। तो उसमें लिखा गया कि आप यानी EPI कंपनी को इस कार्य से विरक्त किया जाता है, यानी आप इस कार्य को नहीं करेंगे। ये शासनादेश के तहत बीजेपी की सरकार ने सितंबर माह 2007 में आदेश कर दिया। अभी मार्च अप्रैल में सरकार बनी, गठित हुई और सितंबर में आते आते जो है उन्होंने शासनादेश कर दिया। और इसी बीच क्या हुआ कि उसमें वो काम जब बंद हो गया तो EPI कंपनी ने जो है अपना सारा सामान समेटना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या हुआ कि क्योंकि जब सड़कें बहुत ख़राब स्थिति में आ गई तो समय समय पे हम लोग उसके लिए मिट्टी भराने के लिए, जब फॉरेस्ट विभाग उस पर काम नहीं कर पाता था धनाभाव के कारण, तो शासन उसके लिए उपलब्ध कराता था। कभी 20 लाख रुपए के माध्यम से हमने किया, कभी 70 लाख रुपए के माध्यम से किया। 2010-11 में भी इसके लिए मिट्टी भरान करके लेबलिंग का काम प्रारंभ हुआ और जब दिसंबर 2016 में उसका टेंडर खुला, यानी RBI 81 का। RBI 81 से जब इसका टेंडर खुला 2014 में, तो 15-16 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें 706 लाख रुपए का जो है स्वीकृति करवाई, काम प्रारंभ होने की दिशा में टेंडर हो गए। लेकिन एक बाइंडिंग थी कि भारत सरकार ने कहा कि अब क्योंकि नियम बदल गए हैं, आपको इसको स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में, यानी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड उत्तराखंड में रखना होगा। उसकी संस्कृति के आधार पर ही आपको इस मोटर को बनाए जाने की अनुमति मिलेगी। और इसमें एलिवेटेड रोड भी बनेगी, यानी जानवरों के लिए जो फ्लाईओवर बनेगा, नीचे से जानवर जाएंगे, ऊपर से गाड़ियां जाएंगी। तो उसके लिए 418 लाख रुपए की स्वीकृति करवाई। उसका शासनादेश जो है हम लोगों ने आपको बताया था 2014 में। वो उनकी बाइंडिंग थी कि पहले इस शासनादेश को करिए, तब 706 लाख रुपए की जो स्वीकृति आपको दी है उसमें RBI 81 से आप लोग बनाएंगे, इसमें तारकोल नहीं डालेंगे। RBI 81 वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जानवर अगर दौड़ता है, फिसलता नहीं है, चोटिल नहीं होता, उस पर कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए भारत सरकार ने RBI 81 के तहत उस सड़क को रखी। अब 2016 में जब ये काम प्रारंभ होना था और इस पे काम शुरू हो गया, तो जिस व्यक्ति ने, यहीं के हमारे एक साथी थे जिन्होंने उस मिट्टी भरान का काम किया था, तो उन्होंने कोर्ट में जाकर
स्टे ले लिया कि अभी मेरा भुगतान नहीं हुआ, जब तक मेरा भुगतान नहीं होता है तब तक इस पर काम ना कराएगा। ये दिसंबर महीने की बात है 2016 के। होते होते जनवरी, फरवरी, मार्च निकल गया। अब मार्च निकल गया तो फिर सरकार बदल गई, फिर कांग्रेस की सरकार के बदले बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की सरकार के बाद 2017 के बाद क्या हुआ कि भारत सरकार के कुछ नियमों का अनुपालन नहीं हुआ। रुपया सैंक्शन था, 706 लाख रुपए की धनराशि को पर काम करना प्रारंभ किया नई सरकार ने। तो जब उस पर काम किया और इसका संज्ञान जो है डीएफओ, कंजर्वेटर और चीफ ऑफ सेक्रेटरी तक ने फॉरेस्ट ने लिया, उन्होंने कहा हमारी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जिस मानक से ये सड़क बनाई जा रही थी वो जो है अनुकूल नहीं थी और उसकी परमिशन नहीं थी। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आप सिर्फ इसी मानक के आधार पर यानी एलिवेटेड रोड बनाएंगे और RBI 81 से आप काम करें। लेकिन किसी तरह उस पर जो है तारकोल की सड़क बनानी शुरू हो गई। एक शासनादेश भी हुआ जिसको 2017 के बाद 2017 में मार्च में सरकार बनी और मेरे समझ से 2018 में उस शासनादेश को भी निरस्त करना पड़ा तत्कालीन बीजेपी की सरकार के द्वारा। जब वो निरस्त हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा ये आपने कैसा काम कर दिया जो जगह जगह पैचेज बना दिए, जिसमें तो जानवरों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको कहा था कि RBI 81 से करिए। तो ये सरकार NGT ने इसका संज्ञान लिया, नेशनल ट्रिब्यूनल जो NTG ने जो है क्या लिया, संज्ञान लिया और उन्होंने कोर्ट में इसको डाल दिया कि ये जो है इसकी वो हो रही है, उल्लंघन हो रहा है और इससे बहुत बड़ा खतरा जो है जानवरों को होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इस ढंग से उलझ गया कि आज 7-8 साल होने के बावजूद भी ये कोई समाधान की ओर नहीं बढ़ रहा है। अब इस मोटर मार्ग में क्योंकि पैसा सैंक्शन है, उसको कुछ इस्तेमाल किया गया, शेष इसमें है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम को करना होगा राज्य सरकार को और हमारे लोगों को भी इस पर सोचना होगा कि दिल्ली जाकर या कहीं पर बैठकर फ़ायदा तो होगा क्योंकि जानकारी मिलेगी और शासन हिलेगा, उसको दबाव में आएगा। लेकिन इसका सीधा जो अगर एक तरीका हो सकता है वो है इसको स्टे को वैकेट करना। जो सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगी है उसके बगैर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और इस स्टे को वैकेट करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है। वो बड़े बड़े केसेज आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम विभिन्न राज्यों के द्वारा सॉल्व किए जा रहे हैं। तो राज्य सरकार की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है ये, क्योंकि कोर्ट में जब चला गया तो कोर्ट का हल तो कोर्ट ही करेगा। और जिस दिन इसका अभी ऐसा सुनाई दिया है कि 17 तारीख यानी कल ही कोर्ट में इसकी पैरवी मतलब इस केस की सुनवाई होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार को कि वो बेहतर बढ़िया से बढ़िया वकीलों को रखे और क्योंकि ये महत्वपूर्ण रोड है उतना ही महत्वपूर्ण ढंग से इसको वहाँ पे पैरवी की जानी चाहिए, ठोस पैरवी की जानी चाहिए, अच्छे वकीलों से की जानी चाहिए और स्टे वैकेट होता है तो आप इस पर काम प्रारंभ कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं, पैसा उपलब्ध। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है तमाम साथियों से, तमाम बहनों से, तमाम भाइयों से कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डेलीगेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर आइए और पहले तो कल, क्योंकि इसमें कोर्ट में इसकी सुनवाई है, कल की कोर्ट की सुनवाई के बाद इसके लिए अलग से एक रणनीति बनाई जानी चाहिए ताकि कोर्ट पर के लिए पैरवी के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाला जा सके और यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है जिसको हमको सब लोगों को इसकी चिंता भी है। और आप जानते हैं कि हर कार्यकाल में इसके लिए हम लोगों ने पैसा स्वीकृत किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि समय नहीं मिल पाया या दोबारा हम लोग चुनकर नहीं आ पाए या यूँ कहे कि दूसरी सरकार ने उतनी ज़्यादा गंभीरतापूर्वक इस सड़क को नहीं लिया। बातें होती रही लेकिन सड़क नहीं बन पाई और आज कोर्ट में ये है। किसने कोर्ट में पहुंचाया, किन परिस्थितियों में पहुंचा, ये किसी को बताने की बात नहीं, सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं समझता हूं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि राज्य सरकार पैरवी करे और वहां पर अपने इस कोर्ट के मामले को निस्तारण करते हुए इस पर काम करने की अनुमति भारत सरकार कोर्ट से प्राप्त करे। आप कोई ऐसा शासनादेश दिखा दीजिए जिससे हमने रोक लगाई हो। देखिए, बातें कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। एक वक्त ऐसा भी था कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं बल्कि क्या बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। तो बोलने वाले बोलेंगे और जो लोग जो है एक सरस्वती के विद्या के मंदिर में जिसमें
हज़ारों हज़ार बच्चे अभी तक जो है नौकरियां जिनको पा गई, जिनमें जीएनएम के माध्यम से, आपके बीएड के माध्यम से और आपके तमाम लैब असिस्टेंट के माध्यम से, आपके बीबीए करके, एमबीए करके, एमटेक करके तमाम लोगों को यहाँ पे घर से जाते हैं और घर से जाकर वो जो है तमाम दक्षता प्राप्त करते हैं और नौकरी प्राप्त करते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो रातों रात जो है एक भव्य बिल्डिंग को जो है मस्जिद करार कर देते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं। आज भी गुमराह करने एक भी इंस्टांस बता दीजिए कि जब उन्होंने कोई शासनादेश इसमें किया हो डामरीकरण का, नहीं बल्कि उसको पक्का करने के लिए। डामरीकरण की बात हम नहीं कर रहे हैं। डामरीकरण का मतलब होता है कि हम डामर बोलते हैं सिर्फ तारकोल की सड़क को। RBI 81 या कोई नई पद्धति, कोई नई टेक्नोलॉजी से कोई शासनादेश बताया हो, हम उनकी बात को बिल्कुल 100% मानेंगे और ये कहेंगे तुम सही हो, हम गलत हैं। लेकिन सही को गलत करना और गलत को सही बताना, ये मैं समझता हूँ कुछ लोगों की फितरत है, उसको आप किसी से रोक नहीं सकते। और यही दुर्भाग्य भी है, मैं समझता हूँ कोर्ट का ये भी रहा है कि हम लोग बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए और सिर्फ यहाँ पर लेग पुलिंग होती है, सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि दुर्भाग्य से हम लोग जो है सच्ची बातों को जनता के सामने रखते हैं और वो लोग गलत बातों को रखते हैं, उनकी बातें मान ली जाती हैं, हमारी बातें नहीं मानी जाती। हमारा ड्रॉबैक ये है। आप ये देखिए कि जब जब भी कोई दूसरी सरकार आई, कोटद्वार के लिए किसने क्या कुछ किया, ये आप स्वयं बता दीजिए। यहाँ की पानी की समस्या किसने दूर की, यहाँ की सड़कें जो गुजरे थे, जो वो थे, वो किसने बनाए, यहाँ पर जो तमाम स्कूल कॉलेजेस थे उनकी बिल्डिंग्स किसने बनाए, उनमें जो है टीचर्स किसने उपलब्ध करवाए, यहाँ पर पीजी कॉलेज दूसरा किसने खोला, यहाँ पर जो है एक कोशिश की गई कि यहाँ पे टाइगर सफारी हो, ये किसने की? 15-16 में हम लोगों ने की थी। यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था और जिसमें स्वीकृति हम लोगों ने प्राप्त की, जिसमें 10,000 से 15,000 लोगों को रोज़गार मिलता। आपके कर्णाश्रम का अगर विकास हम लोगों का वो 20 लाख रुपए, 20 करोड़ रुपए इन्होंने अगर वापस नहीं किया होता, उसको बनाया होता, 10 से 15,000 लोगों के रोज़गार उसमें मिलता। सैलानियों का आकर्षण होता। कौन केंद्र कोटद्वार को आज नहीं पहचान मिलती और आपके मेडिकल कॉलेज अगर बन गया होता तो 10,000 लोगों को रोज़गार मिलता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और यही नहीं, इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को बाहर उपचार करने के लिए जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती, कम खर्चे में यहीं पे इलाज होता है। ये किसका विजन था? ये लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग किसका विजन है? किसी ने उस समय तो आवाज़ थोड़ा ही उठाई है। हम अपनी दिमाग से, अपनी कसरत से, अपनी डिमांड के माध्यम से जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करते थे बगैर कहने के लिए। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जानबूझकर क्रिएटेड ये प्रॉब्लम है। मैं खुले चैलेंज के साथ कहना 1-to-1 हो जाए, आप ही के चैनल पे हो जाए कि बुला लीजिए उन लोगों को और हमको कि हमने कौन सा काम रोका और हम बताएंगे उन्होंने कब रोका। आप शासनादेश कर देते हो कि आप इस काम पर काम नहीं करेंगे, उल्टी तोहमत हमारे लगाते हैं। सिर्फ मिट्टी का काम हुआ सिर्फ इनके कार्यकाल में। मैं पहले बोल रहा हूँ कि मिट्टी का काम तब होता था जब जो है सड़क बरसात के बाद ख़राब होती थी, उसकी मिट्टी भरान करा। लेकिन डामर के लिए यानी कि उसको पक्का करने के लिए कोई शासनादेश है तो बताइए। और कब हुआ? आप ही ने स्टे लगवा दिया। आप ही के लोग थे जिन्होंने काम किया था। स्टे ठीक है, उसका भुगतान नहीं हुआ था तो उनको इसके लिए मांग करनी चाहिए थी कि भाई मेरा भुगतान करो और फिर काम करो। तो ये सब बातें जो हैं ये मैं समझता हूँ एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि एक भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण एक संस्थान को जो है आप मस्जिद का रूप दे देते हैं। वही सब चल रहा है। ये दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य 100%। देखिए एक बात तो ज़रूर हुई है, बहुत ज़रूरी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जनता जो संगठित होकर कभी इस क्षेत्र के अपने अधिकारों के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए कभी इकट्ठा होकर कोई प्रदर्शन नहीं करते थे, ये उन्होंने एक नई शुरुआत प्रारंभ की, उसको पुनर्जीवित किया। पहले मैंने उस दिन भी कहा था कि वहाँ पर तमाम, क्योंकि सिगड्डी क्षेत्र हो, झंडी चौड़े बहुत रिमोट के इलाके थे। बिशन सिंह अधिकारी थे, चंपा सती जी थी वहाँ भूपेंद्र सिंह जी थे, तमाम लोग थे, मुरली सिंह जी थे और बहुत सारे नाम किन किन के गिनाव में थे। ये वो लोग संघर्षशील व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पानी की मांग की, अपने भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने की बात कही और उन पर हम लोगों ने काम किया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ज़मीनों का क्रय विक्रय हुआ करता था। खाम स्टेट की ज़मीन पे उनको कोई मालिकाना हक नहीं था, भूमिधरी अधिकार नहीं था। जब मैं 1985 से 1990 के बीच में
विधायक था यूपी का, तो मैंने इस मुद्दे को मेरे को उन लोगों ने बताया। पूर्व प्रधान यहाँ पे जगत सिंह जी हुआ करते थे, उनके साथी एक पाथीराम जी हैं, तमाम लोग थे, वो आते थे, वो कहते थे कि नेगी जी आपको ये काम करना, और हम उसको कर दिखाते थे। तो ये क्या था? बुनियादी ढांचे को तैयार करना। आप ये तो बता दीजिए कि हमारा कार्यकाल इस सरकार मतलब ये गवर्नमेंट बनने उत्तराखंड बनने के बाद 2 बार हम लोग बने, ये तीसरी बार बन गए। इनके 15 साल के 14 साल के वो निकाल लीजिए, हमारे 5-5 साल के निकाल लीजिए, आपको बहुत क्लियर लगेगा। लेकिन एक बात ज़रूर हुई है कि इससे लोग यूनाइट हुए। अब वो यूनाइट होने का फ़ायदा होना चाहिए, और वो मैंने कहा कि आप एक डेलीगेशन लेकर जाइए। डेलीगेशन में अगर कुछ बात होती है तो हम भी सहयोग देंगे, क्यों नहीं देंगे, और जाएंगे वहाँ पर कहेंगे पैरवी क्यों नहीं ठीक से हो रही है, पैरवी करिए। तो सिर्फ एकमात्र मसला है, और वो धन्यवाद है मिस्टर थापा का कि उन्होंने कम से कम लोगों को जागरूक करने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया। कोई यूं ही जो है 11-12 दिन जो है पैदल नहीं चल सकता है, और उस तपती धूप में, उमस में उन्होंने इसको प्रभाव के करते हुए पहुँचे हैं। तो इससे लोगों में एक भावना जागी है, और ये जागृति होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्वरूप में कोई भी बातें वहाँ पर आई, लेकिन लोग इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, वो मैटेरियल है, वो मायने नहीं रखता। मायने ही रखता है कि लोग एक संघर्ष की आदत को एक बार पुनः धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये तो हर दल जो है तैयारी करता है। बीजेपी भी तैयारी कर रही होगी, कांग्रेस भी कर रही होगी, आपके आप पार्टी भी कर रही होगी, बीएसपी भी कर रही होगी, सपा भी कर रही होगी, सारे दल करते हैं, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही होगी। इसको तो ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसको आप रोक नहीं सकते। कोई अपने अपने ढंग से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और वो भी जो है हो सकता है कि कुछ लोग इसमें जो अनाप शनाप जो जिस ढंग से आपको कहा कि उन्होंने रोकने का काम किया, वो जो है कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि वो भी राजनीति और 27 को लेके ये सब बातें करें। हम तो कहते हैं ठोस बात बताइए ना, कि हमने बता दिया कि आपने इस वक्त जो है रोका। आपने 2002 से लेकर 2007 के बीच में जो काम कांग्रेस ने किया था, उसको 2007 से लेकर 12 के बीच में रोका। जो फिर 2012 से लेकर 2017 के बीच में हम लोगों ने काम किया, शासनादेश किया, पैसा उपलब्ध कराया, उसको आपने 2017 के बाद रोक दिया। तो ये कोई हम नहीं, शासनादेश बोलते हैं। आप आरटीआई से मांगिए ना, सूचना का अधिकार है आपके पास, आप सक्षम है अपने बातों को रखने का। लेकिन वही वाली बात है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा होता है कभी कभी, और कभी कभी जो है भगवान ग्लोबल जैसी यूनिवर्सिटी को क्या बनाया जाता है, मस्जिद बना दिया जाता है। लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए ये काफ़ी है।